वेलकम टू माय चैनल। आज हम मानव रोग की दूसरी क्लास लेने जा रहे हैं। पहली क्लास में हमने वायरस जनित रोग और जीवाणु जनित रोग पढ़ लिए थे। आज हम नेक्स्ट रोगाणु यानी प्रोटोजोआ, कवक आदि से संबंधित रोगों के बारे में पढ़ेंगे और आनुवांशिकी विकार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रोटोजोआ जनित रोगों के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रोटोजोआ जनित रोगों के लिए ट्रिक क्या है? ट्रिक है पापा काम पर सोते हैं। ट्रिक बहुत ईजी ट्रिक है और फेमस ट्रिक है। क्या है? पापा काम पर सोते हैं। पास से क्या हो जाएगा? पायरिया। दूसरे पास से पैचिस, कास से कालाजार और सोते से निंद्रा रोग हो जाएगा। अब देखो इनके प्रोटोजोआ क्या है। पायरिया के लिए क्या है? एंट अमीबा जिंजीवेलिस। क्या है? एंट अमीबा जिंजीवेलिस इसका प्रोटोजोआ है। तो मैं ध्यान रखना, देखो इससे संबंधित पूछा जाता है हमें। तो पायरिया से संबंधित कौन है? एंट अमीबा जिंजीवेलिस है। उसके बाद पैचिस से क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये बहुत बार आया हुआ है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, या फिर इसे अम्बीबियसिस भी बोलते हैं। अम्बीबियसिस भी बोलते हैं इस एंट अमीबा हिस्टोलिटिका को। उसके बाद देखो कालाजार। कालाजार के लिए क्या है? कालाजार के लिए प्रोटोजोआ है लेशमानिया डोडोवनी। लेशमानिया डोनोवेनी, ये क्या है? ये मतलब कालाजार का प्रोटोजोआ है। कौन सा? लेशमानिया डोनोवेनी, ये कालाजार के लिए है। उसके बाद नेक्स्ट है जैसे मलेरिया। मलेरिया के बारे में अपन वैसे डिटेल में पढ़ने वाला है। इसका प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम है। उसके बाद निंद्रा रोग। निंद्रा रोग इसके लिए क्या है? ट्रिप्नोसोमा गेम्बियंस। क्या है? ट्रिप्नोसोमा गेम्बियंस, ये निंद्रा रोग के लिए प्रोटोजोआ है। ये हमें ध्यान रखना है कौन कौन से इनके प्रोटोजोआ है, क्योंकि मिलान वगैरह के अंदर या फिर डायरेक्ट भी पूछा जाता है, तो हमें ध्यान रखना है। उसके बाद इनके अंदर वो क्या क्या है, जैसे मतलब ये पायरिया के अंदर क्या होता है? तो पायरिया के अंदर मतलब पायरिया का प्रोटोजोआ तो एंट अमीबा ये जिंजीवलिस है। इसके अंदर मुंह से गंध आती है, यानी मुंह के अंदर होता है ये पायरिया, तो मुंह से गंध आती है किसके अंदर? पायरिया के अंदर। उसके बाद पैचिस, इसका क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है। इसे अम्बीबियसिस भी बोलते हैं। ये दूषित जल और भोजन द्वारा फैलता है। किससे फैलता है? मतलब दूषित जल और भोजन का, आप मतलब भोजन खा लेते हो या फिर जल पी लेते हो, इसकी वजह से ये होता है। और इसमें वाहक कौन होती है? घरेलू मक्खी। यानी घरेलू मक्खी की वजह से भोजन और जल दूषित हो जाता है, और उसको अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति खा लेता है तो उसको क्या हो जाता है? पैचिस हो जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि दूषित जल और भोजन के खाने से फैलता है, और इसकी वाहक कौन होती है? घरेलू मक्खी होती है, जो घर के अंदर पाई जाती है ज़्यादातर। उसके बाद नेक्स्ट है कालाजार। कालाजार का क्या है? लेशमानिया डोनोवेनी है। इसमें बालू मक्खी इसकी वाहक होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसमें तो कौन सी होती है? घरेलू मक्खी होती है। इसमें कौन सी होती है? बालू मक्खी होती है। उसके बाद देखो मलेरिया। मलेरिया के लिए मादा एनाफ्लीज होती है, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद देखो निद्रा रोग। निद्रा रोग का क्या है प्रोटोजोआ? ट्रिप्नोसोमा गेम्बियंस है। इसमें सीसी मक्खी इसकी वाहक होती है, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद देखो मलेरिया। मलेरिया के बारे में, मलेरिया के लिए प्रोटोजोआ क्या है? तो अभी हमने देखा था प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ मलेरिया को फैलाता है। उसके बाद देखो ये मतलब जो प्लाज्मोडियम है, ये मादा एनाफ्लीज मच्छर की लार में पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है? ये मादा एनाफ्लीज मच्छर की लार में पाया जाता है। और रोनाल्ड रॉस ने इसके बारे में बताया था। यानी रोनाल्ड रॉस ने बताया कि मलेरिया मादा एनाफ्लीज से फैलता है। यानी किससे फैलता है? मलेरिया मादा एनाफ्लीज में पाए जाने वाले प्लाज्मोडियम से फैलता है। तो ये किसने बताया? रोनाल्ड रॉस ने बताया था। अब ये जो मतलब प्लाज्मोडियम है ना, ये डाइजेनेटिक होता है। डाइजेनेटिक का मतलब होता है कि ये अपना जीवन चक्र दो लोगों के अंदर पूरा करता है। ये दो होस्ट होते हैं इसके। ये आधा जीवन चक्र तो मच्छर में पूरा करता है और आधा मतलब मनुष्य में। तो मच्छर और मनुष्य के अंदर दोनों इसके जीवन चक्र मतलब पूरा जीवन चक्र पूरा होता है, यानी दो होस्ट होते हैं इसके, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद देखो इसकी संक्रमित अवस्था, यानी मलेरिया की संक्रमित अवस्था को अपन क्या बोलते हैं? स्पेरोजोइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेरोजोइट, या फिर इसे जीवाणुज कहते हैं अपन। देखो मलेरिया की संक्रमित अवस्था को अपन क्या बोलते हैं? स्पेरोजोइट या जीवाणुज कहते हैं अपन। और इसके अंदर देखो मतलब इसमें होता क्या है, ये जो मतलब ये स्पेरोजोइट है, ये यकृत में अपनी संख्या बढ़ाता है। उसके बाद आरबीसी में हीमोग्लोबिन को तोड़ता है, जिससे क्या होता है कि विषैला पदार्थ बनता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? हीमोजोइन कहते हैं। और हीमोजोइन है ना, इसकी वजह से क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है उसको ठिठुरन यानी सर्दी लगती है, और उसको तेज़ बुखार आता है 3-4 दिन, मतलब वो तेज़ बुखार आता है। तो ठिठुरन और तेज़ बुखार आता है। और हीमोजोइन किसकी वजह से बनता है? तो आरबीसी के मतलब आरबीसी में हीमोग्लोबिन को तोड़ने की वजह से जो विषैला पदार्थ बनता है उसे अपन क्या बोलते हैं? हीमोजोइन बोलते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद इसकी दवा क्या है? तो इसकी दवा है कुनेन। कुनेन को अपन सिनकोना पौधे की छाल से प्राप्त करते हैं। तो मलेरिया की दवा क्या? कुनेन है। कुनेन कहाँ से प्राप्त की जाती है? तो सिनकोना पौधे की छाल से प्राप्त की जाती है। तो हमें ध्यान रखना है। ये हमने मलेरिया पूरा पढ़ लिया है। नेक्स्ट है कवक से होने वाले रोग। कवक से होने वाले रोग की ट्रिक क्या है? गंजा दामाद फ्रूट खाए। बहुत इजी ट्रिक है। क्या? गंजा दामाद फ्रूट खाए।
ग से गंजापन, ये कवक जनित रोग है। उसके बाद देखो दामाद, दा से दाद, और ये द से दमा, अस्थमा वाला दमा। तो देखो गंज मतलब गंजा से गंजापन, दा से दाद और द से दमा हो जाएगा। और खा से खुजली यानी दाद खुजली, और ए से क्या हो जाएगा, एथलीट फुट, जो पैर के अंदर होता है एथलीट फुट हो जाएगा। तो ये सारे रोग किसकी वजह से होते हैं, कवक की वजह से होते हैं। तो हमें सिर्फ नाम याद रखना है कि गंजापन, दाद, दमा, खुजली और एथलीट फुट किसकी वजह से होते हैं, कवक की वजह से होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और फर्स्ट एंटीबायोटिक जो क्या थी, पेनिसिलिन, यानी फर्स्ट एंटीबायोटिक का नाम क्या था, पेनिसिलिन था। इसकी खोज किसने करी थी, तो इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कवक में करी थी। इन जो फर्स्ट अपने एंटीबायोटिक की खोज हुई थी ना, वो किसके अंदर हुई थी, कवक के अंदर हुई थी, ये हमें ध्यान रखना है। और उस कवक का नाम क्या था, तो पेनिसिलियम नोटेटम। वो पेनिसिलियम नोटेटम के अंदर फर्स्ट जो एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, इसकी खोज हुई थी। और किसने करी थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन है, इन प्रथम एंटीबायोटिक कौन है, तो पेनिसिलिन है। इसकी खोज किसने करी थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी। किस में करी थी, कवक में करी थी। और उस कवक का नाम क्या था, तो पेनिसिलियम नोटेटम उसका नाम था। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद कृमि या हेलमिंथीस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो देखो कृमि या हेलमिंथीस से होने वाले रोग, इसमें सबसे पहले एस्केरियोसिस। एस्केरियोसिस रोग है जो एस्केरिस में फैलता है। किससे फैलता है, एस्केरिस से फैलता है। और रोग क्या है, एस्केरियोसिस। आता है कभी कभी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो ये वाला फाइलियोसिस, तो ये ज़्यादा पूछा जाता है। तो बाकी नाम तो ये भी याद रखना है, एस्केरियोसिस ये एस्केरिस से फैलता है। उसके बाद है फाइलेरियोसिस, या फिर इसे अपन हाथी पाँव बोलते हैं, हाथी पाँव, या फिर ये फाइलेरियोसिस भी आता है ज़्यादातर। तो ये किसकी वजह से फैलता है, तो ये बुशरेरिया ब्रैंकोफाइटिस से फैलता है। किससे फैलता है, बुशरेरिया ब्रैंकोफाइटिस से फैलता है। ये मतलब कृमि का नाम है। और इसको मतलब फैलाने वाला कौन है, तो वही क्यूलेक्स मच्छर है। इसके अंदर क्यूलेक्स मच्छर है, ये वाहक होता है इसके अंदर। और इसमें क्या होता है, इसमें लसिका वाहिनी जाम हो जाती है। यानी जो अपना लसिका तंत्र है ना, वो जाम हो जाता है इसके अंदर। तो लसिका वाहिनी मतलब जाम हो जाती है। इसके लिए इसकी वजह से जो पैर होता है ना, वो हाथी जैसा बड़ा हो जाता है। यानी पैर क्या हो जाता है इसमें, मतलब पूरे सूज कर बहुत बड़ा हो जाता है, इसीलिए इसे हाथी पाँव भी कहते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, फाइलियोसिस या फिर हाथी पाँव किसकी वजह से होता है, बुचरेरिया ब्रैंकोफाइटिस की वजह से होता है। क्यूलेक्स मच्छर फैलाता है इसको, और लसिका वाहिनी की हो जाती है, इसमें जाम हो जाती है। उसके बाद एक और है टीनियासिस। टीनियासिस ये टीनिया सोलियम से मतलब कृमि से फैलता है। तो क्या है, टीनिया सोलियम, ये कृमि इसको फैलाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, इसमें इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा यही है, फाइलियोसिस या फिर हाथी पाँव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग भी दो तरह के होते हैं। अनुवांशिक रोग या अनुवांशिक विकार दो तरह के होते हैं। एक तो मेंडलीय विकार होते हैं, एक क्रोमोसोमी विकार होते हैं। मेंडलीय विकार क्या है, जो मेंडल के वंशानुगति के नियम से संबंधित होते हैं। तो वो तो कौन से हो जाएंगे, मेंडलीय विकार हो जाएंगे। और क्रोमोसोमी विकार क्या होता है, जिसको गुणसूत्र के अंदर कमी या अधिकता से संबंधित होता है। कमी या अधिक मतलब कोई गुणसूत्र है, तो गुणसूत्र के अंदर कमी या अधिकता की वजह से जो होता है ना, उसे अपन क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमी विकार बोलते हैं। और देखो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो देखो मनुष्य के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। 46 यानी 23 जोड़े होते हैं। गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, 23 जोड़े बोलो या तो, या फिर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसके अंदर भी दो तरह के गुणसूत्र होते हैं, एक तो लिंग गुणसूत्र होता है, एक अलिंग गुणसूत्र होता है। देखो अलिंग गुणसूत्र कौन कौन से होते हैं, लिंग गुणसूत्र कौन कौन से होते हैं, तो लिंग गुणसूत्र दो होते हैं। एक तो देखो एक्स एक्स, ये तो मतलब मादा में पाया जाता है। और एक होता है एक्स वाई, जो किसमें पाया जाता है, नर में। तो ये लिंग गुणसूत्र होता है। और अलिंग गुणसूत्र दो तो ये हो गए, तो बाकी बचे हुए कितने होते हैं, 44। 46 में से दो तो क्या पाए जाते हैं, लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। मतलब मादा में एक्स एक्स पाए जाते हैं, नर में एक्स वाई पाए जाते हैं। बाकी बचे हुए कौन होते हैं, बाकी बचे हुए अपने ये 44 होते हैं। जो 44 क्या होते हैं, ये अलिंग गुणसूत्र होते हैं। तो इनमें अगर विकार होता है ना, मतलब गुणसूत्र में अगर विकार होता, गुणसूत्र में विकार की वजह से जो हो रहा है ना, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमी विकार कहते हैं। यानी गुणसूत्र में या तो कमी हो जाती है या अधिकता हो जाती है, तो इसकी वजह से जो विकार होता है उसे क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमी विकार कहते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब देखो अनुवांशिक रोग कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट। एक तो देखो हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, वरनांगता, सिकल सेल एनीमिया। ये तीनों जो रोग है ना, ये मतलब मेंटली विकार की वजह से होते हैं। तो देखो हीमोफीलिया में क्या होता है, इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। यानी रक्त का थक्का नहीं बनता है, यानी अगर मान लो चोट लग जाए तो रक्त बहता ही रहेगा, उसका थक्का नहीं बनेगा, नहीं रुकेगा नहीं। तो इसकी वजह से व्यक्ति की मतलब जान को खतरा हो सकता है। तो कौन सा रोग होता है, वो हीमोफीलिया होता है। ये हमें ध्यान रखना है, मतलब ब्लड डिसऑर्डर है ये भी। तो हीमोफीलिया ये किसकी वजह से होता है, तो मतलब कौन सा रोग है ये भी अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक रोग क्या होता है, हमने पढ़े थे, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जाते हैं। यानी अगर माता पिता को है तो उसकी अगली पीढ़ी के अंदर उस बच्चों को भी होगा। तो वो कौन सा रोग होता है, वो अनुवांशिक रोग होता है। तो उसमें देखो सबसे पहले हीमोफीलिया, इसमें क्या होता है, इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। उसके बाद वर्णांगता, जिसे अपन कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाते अपन।
तो लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाते, वो कौन सा रोग होता है? वर्णांगता रोग होता है। उसके बाद सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया इसे दात्र मतलब दात्र रोग भी बोलते हैं इसे अपन, ये भी ध्यान रखना। तो सिकल सेल एनीमिया जो है ना, या दात्र अरक्तता, ऐसा कुछ नाम है इसका, हिंदी नाम है। इंग्लिश नाम याद रखना, सिकल सेल एनीमिया ही है। इसमें क्या होता है? इसमें आरबीसी का आकार कैसा हो जाता है? हंसी आकार हो जाता है, यानी आरबीसी डैमेज हो जाती है इसके अंदर। तो आरबीसी का आकार, हंसी आकार किस रोग में होता है? तो सिकल सेल एनीमिया के अंदर होता है। और ये भी कौन सा रोग है? ये आनुवंशिक रोग है। इसके बाद देखो गुणसूत्रीय विकार कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहले डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम इसमें क्या होता है? तो इसमें 21वें गुणसूत्र उसकी ट्राइसोमी हो जाती है, मतलब एक बढ़ जाता है। वैसे तो 2 होते हैं गुणसूत्र जोड़े में पाए जाते हैं, 2 से क्या हो जाते हैं? 3 हो जाते हैं, यानी एक बढ़ जाता है इसके अंदर, इन ट्राइसोमी हो जाती है। अब देखो याद कैसे रखेंगे? देखो इसमें लिखा हुआ है ऐसे 21 जैसा बन रहा है ये ऑलरेडी, डाउन है ना, ऐसे 21 लग ही रहा है। इस एक को तो लगा दो, तो चलो लगभग कैसे लग रहा है? 21 लग रहा है, घुमा दो इसको। तो 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी से कौन सा रोग होता है? डाउन सिंड्रोम होता है। इसमें मतलब उनकी मतलब बॉडी का शेप चेंज हो जाता है। तो डाउन सिंड्रोम क्या होता है? 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी से हो जाता है, जिसलिए गुणसूत्रों की संख्या 46 से क्या हो जाती है? 47 हो जाती है। इन गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड 18, ऐसे याद है ना, 18 18 को बोलते हैं अपन। तो एडवर्ड 18 गुणसूत्र की क्या हो जाती है? इसमें भी ट्राइसोमी हो जाती है, मतलब बढ़ जाता है ये गुणसूत्र। तो 18 गुणसूत्र की बढ़ने से कौन सा रोग हो जाता है? एडवर्ड सिंड्रोम हो जाता है। उसके बाद पटाऊ, इसमें तेरे को पटाऊँ, सबको याद होता है ये दो। तो तेरे को पटाऊँ मतलब सामने वाले को बोलते अपन, तेरे को पटाऊँ। तो मतलब 13वें गुणसूत्र की मतलब ट्राइसोमी से कौन सा रोग हो जाता है? मतलब बढ़ जाने से कौन सा रोग होता है? पटाऊ सिंड्रोम होता है। तो ये तीनों देखो गुणसूत्र किसी की ट्राइसोमी से हो रहे हैं, कौन कौन से? मतलब ये तीनों अलिंग गुणसूत्रों की वजह से हो रहा है। देखो डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र की वजह से हो रहा है, एडवर्ड सिंड्रोम 18वें गुणसूत्र की वजह से हो रहा है, और पटाऊ सिंड्रोम 13वें गुणसूत्र की वजह से हो रहा है। इसके बाद ये दोनों जो है ना, ये लिंग गुणसूत्रों की वजह से हो रहा है। टर्नर सिंड्रोम ये महिलाओं में होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसमें? महिलाओं में होता है। और महिलाओं में क्या होता है भाई? अपन को पता है कि महिला में गुणसूत्र क्या होता है? एक्स और एक्स होते हैं। इसमें एक्स एक एक्स गुणसूत्र की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, यानी एक एक्स गुणसूत्र क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तब गुणसूत्र कितने बचे हैं? 46 होते हैं। तो देखो 44 45 एक कम हो गया, तो कितने बचेंगे? 45 गुणसूत्र ही है, यानी इसमें एक एक्स गुणसूत्र की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो इससे कौन सा मतलब रोग होता है? टर्नर सिंड्रोम होता है। इसमें क्या होता है कि भाई जैसे मैंने कहा महिलाएं होती थी, इसमें महिलाएं बांझ रहती हैं, उनका अच्छे से विकास नहीं हो पाता, ढंग से विकास नहीं हो पाता। तो कौन सा मतलब ये टर्नर सिंड्रोम होता है किसमें? महिला में होता है। अब देखो याद करना, टर मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि महिलाएं ज़्यादा बोलती है, ऐसा करके अपन याद रख सकते हैं। तो ये टर्नर सिंड्रोम किसमें होता है? महिलाओं में होता है। उसके बाद देखो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ये किसमें होता है? ये पुरुषों के अंदर होता है। पुरुषों में होता है। पुरुषों में क्या होता है? एक्स गुणसूत्र में वृद्धि हो जाती है। इसमें एक्स गुणसूत्र में कमी हो रही थी, इसमें एक्स गुणसूत्र में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो देखो 44 अपन जानते हो नॉर्मल मनुष्य में तो क्या होता है? 44 फिर एक्स वाई होते हैं, यानी 46 ही होते हैं। लेकिन एक एक्स गुणसूत्र बढ़ जाता है, तो कितने हो जाते हैं? इसमें 47 हो जाता है। यानी एक एक्स गुणसूत्र बढ़ने से कौन सा रोग हो रहा है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो रहा है। और अब गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई इसके अंदर? 47 हो गई। गुणसूत्र बढ़ गया, यानी एक एक्स गुणसूत्र यानी लिंग गुणसूत्र बढ़ गया इसके अंदर एक। तो संख्या कितनी होगी? मतलब 47 हो गई। और ऐसे जो पुरुष होता है ना, उसमें महिलाओं के गुण आ जाते हैं, मतलब आवाज़ पतली हो जाती है, और मतलब जननांगों अच्छे से विकास नहीं होता है, वैसे बंदे रहते हैं ऐसे पुरुष, मतलब वही बांझ रहता है ऐसे पुरुष। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, ये किस में होता है? पुरुषों के अंदर होता है। तो देखो लिंग गुणसूत्र के 2 बताए थे मैंने, एक तो टर्नर सिंड्रोम होता है जो महिलाओं के अंदर होता है, और एक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है जो किसमें होता है? पुरुषों के अंदर होता है। ये हमें ध्यान रखते हैं। अनुवांशिक रोग जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा और भी होते हैं लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाले ही है। इसके बाद नेक्स्ट है धातुओं से कौन कौन सी बीमारी होती है। देखो धातुओं के संपर्क में आने से कुछ बीमारियाँ होती है। इसमें देखो सबसे पहले है धातु कौन सी? मरकरी, मतलब Hg को अपन क्या बोलते हैं? मरकरी। मरकरी की वजह से कौन सा रोग होता है? मिनी माता रोग होता है। तो किस धातु की वजह से मिनी माता रोग होता है? मरकरी की वजह से होता है। उसके बाद कॉपर, जिसको अपन तांबा बोलते हैं, Cu से लिखते हैं अपन तांबा की वजह से कौन सा रोग होता है? विल्सन रोग होता है। तो हमें ध्यान रखना है मरकरी की वजह से, मरकरी मिनी माता म से आ रहा है। उसके बाद देखो कॉपर से क्या होता है? विल्सन रोग होता है, हमें ध्यान रखना है। उसके बाद देखो केडियम, पूछा हुआ सवाल है केडियम, इसकी वजह से कौन सा होता है? केडियम की वजह से इटाई रोग होता है। कौन सा रोग होता है? इटाई रोग होता है केडियम की वजह से, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद एक लोहा यानी आयरन की वजह से कौन सा होता है? सिलिरोसिस होता है। आयरन यानी लोहे की वजह से कौन सा होता है? सिलिरोसिस होता है, यानी ये सांस के माध्यम से अंदर चले जाते हैं, तो इसकी वजह से ये रोग होता है कौन सा? सिलिरोसिस। सिलिरोसिस किसकी वजह से होता है? लोहे की वजह से होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। कुछ धातुओं में ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है, मरकरी की वजह से मिनी माता, कॉपर की वजह से मतलब तांबे की वजह से विल्सन, और कैडमियम की वजह से कौन सा होता है? इटाई रोग होता है। इसके बाद देखो ये पीलिया, जिसे अपन जॉन्डिस बोलते हैं, इसमें क्या होती है? त्वचा पीली पड़ जाती है। और त्वचा पीली पड़ती क्यों है?
कि ब्लड के अंदर मतलब जो अपना ब्लड है ना, ब्लड में बिलीरुबिन की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब बिलीरुबिन की मात्रा क्यों बढ़ती है कि अपन को पता ब्लड जो होता है ना वो मतलब मरता है स्प्लीन में या फिर यकृत में जाके, तो मरता है। तो इस मतलब क्या होता है कि उस वो जो है ना वो बाहर नहीं निकल पाता है, अपनी बॉडी में ही रह जाता है। तो इस वजह से नहीं बिलीरुबिन की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसकी वजह से कौन सा रोग होता है, पीलिया रोग होता है। यह हमें ध्यान रखना है। इसके बाद देखो स्वप्रतिरक्षी रोग। स्वप्रतिरक्षी रोग क्या होता है, जो मतलब स्वयं को अपने जो मतलब बॉडी में है ना अपने आप उत्पन्न होता है और स्वयं मतलब अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। तो उसे अपन क्या बोलते हैं, मतलब खुद के लिए मतलब एंटीबायोटिक बना लेते हैं। ऐसे रोग को अपन क्या बोलते हैं, स्वप्रतिरक्षी रोग बोलते हैं। ये कौन कौन सा है, तो एक तो अर्थराइटिस होता है, अर्थराइटिस। हाशीमोटो रोग, ये हाशीमोटो रोग में तो क्या होता है कि मतलब ये अपनी मतलब खुद ही ख़त्म कर लेता है अपने आप को, अपनी प्रतिरक्षा तंत्र को खुद ही ख़त्म कर लेता है। तो एक तो अर्थराइटिस हो गया, एक हाशीमोटो रोग हो जाएगा, एक गाउट रोग हो जाएगा। ये सारे कौन से रोग होते हैं, ये स्व प्रतिरक्षी रोग होते हैं। यानी स्वयं के लिए ही बना लेते हैं प्रतिरक्षी, यानी अपनी बॉडी खुद के लिए ही नुकसान मतलब खुद का नुकसान खुद ही करना शुरू कर देती है। तो ऐसे रोग को अपन स्व प्रतिरक्षी रोग बोलते हैं। इसमें कौन कौन सा आता है, अर्थराइटिस आ जाएगा, हाशीमोटो आएगा और गाउट रोग हो जाएगा। ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है। तो नाम ही याद रखना, कभी पूछे स्व प्रतिरक्षी रोग कौन कौन से होते हैं, तो अर्थराइटिस, हाशीमोटो और गाउट रोग हो जाएगा। इसके बाद में देखो ब्लड कैंसर के बारे में बता देती हूँ। जैसे ब्लड कैंसर, जैसे ल्यूकेमिया बोलते हैं अपन। ल्यूकेमिया क्या होता है, तो देखो अपन को पता है कि ब्लड सेल्स 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है ना तो उसे अपन क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर बोलते हैं। तो मतलब डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ने का कहलाता है, ल्यूकेमिया कहलाता है, यानी ब्लड कैंसर कहलाता है। उसके बाद है पोलीसाइथेमिया। ये क्या होता है पोलीसाइथेमिया, इसमें आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, मतलब इसमें वही वाइट ब्लड सेल्स की संख्या बढ़ जाती है, तो क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया बोलते हैं। और रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है। और देखो कुछ इलाज के लिए मतलब बता रखे कि कैंसर का इलाज किससे होता है, तो कोबाल्ट 60 होता है। कैंसर का किससे होता है, कोबाल्ट 60 होता है, समझता नहीं कही है। और मतलब घेंगा रोग का आयोडीन से होता है। और हड्डी का कैंसर ये स्ट्रांशियम 90 होता है। तो थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना, कैंसर का कोबाल्ट 60, घेंगा रोग आयोडीन, जानते ही अपन घेंगा रोग के लिए आयोडीन का यूज़ किया जाता है। नमक होता है मतलब नमक में आयोडीन का यूज़ करते हैं घेंगा रोग से बचने के लिए, घेंगा कोल्टेट बोलते हैं सबन। और हड्डी का कैंसर ये स्ट्रांशियम यूज़ किया जाता है इसके लिए। और कैंसर उत्पन्न करने वाले जो पदार्थ होते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, कार्सिनोजेनिक पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, कार्सिनोजेनिक पदार्थ बोलते हैं। ये हमने मोस्ट ऑफ सारे रोग पढ़ लिए हैं, ज़्यादातर तो पढ़ लिए हैं, बस वो भोजन वाले रोग थोड़े वो बाकी बाकी तो सारे पढ़ लिए अपन ने। थैंक यू।